वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। फौलाद का आकाश। मोहन राकेश। ड्राइंग रूम काफी खुला और बड़ा था, अकेले बैठने के लिए बहुत ही बड़ा। रात को वहां से गुजरकर पेंट्री में जाना पड़ता तो मीरा को अपने अंदर एक डर सा महसूस होता। ड्राइंग रूम का खालीपन एक तस्वीर की तरह लगता, दीवारों के चौखटे में जड़ी तस्वीर की तरह। बेडरूम के अलावा और सब कमरों की बत्तियां बुझाकर जब शंकर अपने क्वार्टर में सोने चला जाता तो किसी न किसी काम से रोज उसे उधर जाना पड़ता था। कभी अपनी जरूरत से, कभी रवि के कुछ मांगने पर। बिजली के बटन पर हाथ रखने तक गेंदों और कुर्सियों की आकृतियां उसे अंधेरे में ऊँघती सी जान पड़ती। कई बार वह बटन दबाने का हौसला न करती कि कहीं ऊँघती आकृतियों की बत्ती जल जाने से उलझन न हो। रवि रात को देर तक काम करता रहता था। ढेर ढेर कागज आंकड़ों और ब्रा डॉलफों से भरे रहते थे। उसके हाथ इस तरह हिलते रहते थे जैसे काम करने के लिए उसे जरा भी सोचना न पड़ता हो। कागज पर उसकी कलम फिसलती जाती थी। फिर एकाएक वह कागज सरकाकर कुर्सी की पीठ से टेक लगा लेता और दाएं हाथ को बाएं हाथ से दबाने लगता। तब भी मीरा को लगता कि दिमाग उसका नहीं थका, सिर्फ हाथ थक जाने से उसे मजबूरन रुक जाना पड़ा है। चीखने की सी हल्की आवाज के साथ चिप्स के फर्श पर कुर्सी पीछे को सरकती और रवि उठता हुआ कहता, तो तुम अभी तक जाग रही हो? कितनी बार तुमसे कहा है कि वक्त पर सो जाया करो। उद्धरण चिन्ह। मीरा मुस्कराती हुई उठती और उसे गिलास में पानी दे देती। वह जानती थी कि रवि जानबूझकर रोज तकल्लुफ में यह बात कहता है। उसके काम खत्म करने तक अगर वह सचमुच सो जाए तो रवि को झुंझलाहट होती है। ऐसे में वह सुराही से पानी लेने में भी इतनी आवाज करता है कि खामखा दूसरे की नींद खुल जाए। या फिर भारी कदमों से कमरे में चहलकदम करने लगता है, या अलमारी से मोटी मोटी किताबें निकालकर उनकी धूल झाने लगता है। चैन उसे तभी मिलता है जब किसी न किसी आवाज से वह अचानक जाग जाती है। उस पर भी वह तकल्लुफ छोड़ता नहीं। कहता है, अरे तुम जरा सी आवाज से जाग गई, बहुत कच्ची नींद है तुम्हारी। उद्धरण चिन्ह। बिस्तर में लेट जाने के बाद अचानक रवि को अपनी किसी फाइल का ध्यान हो आता जिसे वह बाहर बरामदे में भूल आया होता, या हल्की भूख का एहसास होता, या अपनी मल्टीविटामिन टिकिया की याद हो आती। कहता वह बहुत उलझे ढंग से, देखो, हो सके तो, याद देखो, कर सको तो। 10 साल साथ रहकर मीरा जान चुकी थी कि इस तरह बात उसकी मर्जी पर नहीं छोड़ी जाती। सिर्फ आदेश को तकल्लुफ का जामा पहना दिया जाता है। वह चुपचाप उठती, ड्राइंग रूम पार करके जाती और जो कुछ मांगा गया होता लेकर लौट आती। आदेश का पालन हो चुकने पर रवि के मन में न जाने कैसी कुंठा जाग आती कि वह उसे कसकर बाहों में भरने का प्रयत्न करता। पूछने लगता, मेरे साथ अपनी जिंदगी तुम्हें बहुत रू डौलक ही लगती है न? कहकर किसी भी उत्तर की प्रतीक्षा या अपेक्षा वह न करता, कुछ भी बोलने से पहले उसके होंठों को अपने होंठों से भींच देता। फिर फुसफुसा कर कहता, मैं बहुत बुरा हूँ न? इस पर भी उसे किसी उत्तर की आशा न रहती। वह अपने आप सवाल पर सवाल किए जाता। तुम्हें मैं बहुत दुखी करता हूँ, नहीं? पर अब तो तुम्हें सहने की आदत हो गई है, नहीं? साथ ही उसके हाथ उसके शरीर की गोलाइयों को मसलने लगते, उसके दांत जगह जगह उसके मांस को काटने लगते। साथ तुम यह भी जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, नहीं? और मंजिल दर मंजिल शारीरिक निकटता की हदें पार होती जाती। आखिर जब पसीना पसीना होकर वह उससे अलग होता तो भी मीरा को यही लगता जैसे अब भी लिखते लिखते थक जाने से उसने कागज परे हटा दिए हों और इसके बाद अब पानी का गिलास मांगने जा रहा हो। वह अनायास ही उसे पानी देने के लिए उठना चाहती, पर तब तक रवि के खर्राटे भरने की आवाज सुनाई देने लगती है। वह चुपचाप कुछ देर उसके माथे के जख्म को और अधब के बिखरे बालों को देखती रहती। फिर उसांस भरकर सिर तकिए पर डाल लेती। कुछ देर बाद उठकर गुस्लखाने में जाती और वापस आकर फिर उसी तरह लेटी रहती। बाहर कच्ची सड़क से कोई टूट साइकिल खरड़ खरड़ की आवाज करती निकल जाती। बीच रात में अचानक नींद खुलने पर मीरा को लगा कि वह किसी ऐसी साइकिल की आवाज सुनकर ही जागी है। सुबह सुबह दूध वाले बड़े बड़े पीपे साइकिलों से लटकाए उधर से गुजरकर जाया करते थे, पर सुबह अभी हुई नहीं थी। रोशनदान के शीशों की स्याही अभी जरा भी नहीं बुझी थी। बाहर झींगुरों की तेज आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कि एक तेज रखी लगातार घूम रही हो। मीरा को वह आवाज उस वक्त रोज से ज्यादा ऊंची, ज्यादा तेज, ज्यादा चुभती हुई लगी। खिड़की के बाहर पेड़ों के पीछे जितना आकाश झुकाया था उसमें एक सितारा बहुत तेज चमक रहा था, इतना तेज कि वह सितारा नहीं लगता था। मीरा बिस्तर से उठ
कि खिड़की बंद कर दे कि हवा और झींगुरों की आवाज उससे कुछ कम हो जाए। पर खिड़की के पास आई तो देर तक वहीं रुकी रही। फौलादी जाली से आंख सटाकर उस सितारे को देखती रही। फौलाद का ठंडा स्पर्श आंख पर अचानक लगा तो ड्राइंग रूम में से होकर बाहर बरामदे में आ गई। आते हुए नजर पड़ी ड्राइंग रूम की रोगनी मूर्तियों पर, अजहदे की शक्ल की एस्ट्रे पर, वॉट 69 की बोतल के बने टेबल लैंप पर और असमिया मछुओं की टोपी जैसी वाल प्लेट पर। बत्ती जलते ही ये सब चीजें एक साथ चमक उठी थी। बरामदे में आकर उसने मुक्ति की सांस ली, उन सब चीजों से मुक्ति की। उस सितारे की सीध में पेड़ों और पत्तियों के पीछे कांपता आकाश, जैसे उसके अंदर बहुत गहरे में किसी चीज को छू गया। उसने अपने ठंडे चेहरे को हथेलियों से छुआ और बरामदे में पड़ी आराम कुर्सी पर ढीली सी बैठ गई। हवा से पत्तियों का कांपना, घास का सरसराना और उंगलियों का सा रद पड़ते जाना, उसे ऐसे लगा जैसे कोई कसी हुई गांठ उसके अंदर ढीली पड़ रही हो, कोई सोई हुई चीज धीरे धीरे करवट बदल रही हो। उसकी हथेलियां गालों से फिसलकर आंखों पर आ गईं, जिससे ठंडी आंखें कुछ गर्मा गईं। हथेलियां कुछ ठंडी पड़ गईं। फिर उसने चार चार उंगलियों की नालियों से बाहर देखा तो लगा कि सितारा लॉन की घास पर उतर आया है, वहां से आंख झपकता हुआ उसे ताक रहा है। वह उठी और अपनी रबड़ की चप्पल वहां छोकर लॉन में उतर गई। पास जाकर देखा कि शबनम की एक अकेली बूंद उस सितारे को अपने में समेटे है। अंधेरे के बावजूद घास की नमी में सुबह की ताजगी भर आई थी। वह अपने तलुओं से उस ताजगी को पीती हुई चलने लगी। शबनम का कई कई कतरे शरीर की सिहरा गए। लगा कि घास की महक से सारा शरीर गमक उठा है। पैर बहुत ठंडे पड़ गए थे जब पुरवैया के स्पर्श ने शरीर को फिर सिहरा दिया। पूरब में अंधेरे की सतह पर एक हल्की लाल किरण तैर आई थी। मीरा देखती रही कि कैसे वह लाली उजली होकर सफेद होती है, कैसे रंगों की झिलमिल अंधेरे में धुलती फैलती अपनी तरफ बढ़ती आती है। एकाएक वह अपने मन में चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि पश्चिम का आकाश आज रात गहरा काला रहा है। फौलाद की भट्ठी की तांबई लौ वहां दिखाई नहीं दी। फौलाद की भट्ठी 24 घंटे सुलगती रही थी, पर उसका आभास मिलता था रात को ही, जब वह साथ आसपास के आकाश को भी सुलगा देती थी। उसे पहली बार उस तरह देखा था तो लगा था कि जंगल या किसी घर मोहल्ले में आग लग गई है। बताए जाने पर भी विश्वास नहीं हुआ था कि वह लौ फौलाद की भट्ठी की है। बाद में धीरे धीरे ऐसी आदत हो गई थी कि लगता था उतने हिस्से में आकाश का रंग ही वैसा है। रात के वक्त ड्राइव से लौटने पर मीलों दूर से आकाश का चेहरा तमतमाया नजर आता था। वह रवि से देखने को कहती तो वह झुंझला उठता, क्या बच्चों की सी बातें करती हो। आज फौलाद का योग है, देखना एक दिन पूरे आसमान का रंग बदलकर ऐसा हो जाएगा। वह कल्पना में सारे आकाश को उस रंग में सुलगते देखती और कांप जाती। क्या बिना सितारों के तांबई आकाश के नीचे भी जिंदगी उसी तरह जी जाएगी। यह पहला मौका था जब पश्चिम के आकाश में एक सितारा चमकता दिखाई दिया था। 8 महीने में पहली बार उधर का आकाश तांबई नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी घटना पहले उसके ध्यान में क्यों नहीं आई। हर रात सुलगता रहने वाला आकाश आज धुएं की कालिक की तरह निर्जीव था और सुबह की लौ ने अब उसमें हल्की काई निकाल दी थी। उसका मन हुआ कि जाकर रवि से कहे कि उठो देखो आज फौलाद की भट्ठी बुझ गई है। पर यह सोचकर उसका उत्साह ठंडा पा अड़ गया कि रवि शायद यह बात पहले से जानता होगा। वह झुंझलाकर इतना ही कहेगा, तुम्हें मैंने बतलाया नहीं था कि आज से प्लांट में स्ट्राइक है। और उसे याद आया कि दिन में किसी वक्त सचमुच रवि ने प्लांट की स्ट्राइक का जिक्र किया था। सुनकर उसने अनमने ढंग से हूं हाँ भी किया था, जैसे कि उसकी हर बात पर किया करती थी। यह नहीं सोचा था कि स्ट्राइक होने से आसमान से वह रंग भी बुझ जाएगा। पैर सुन्न हो रहे थे। उसने मदे में आकर चप्पल पहनी और कमरे में लौट आई। रवि तब तक जाग गया था। उसके पास आते ही करवट बदलकर बोला, शंकर से कहोगी चाय दे जाए। वह चुपचाप वापस चल दी। जानती थी चाय लाने के लिए उसी से कहा गया है। शंकर इतनी जल्दी नहीं उठता, यह रवि अच्छी तरह जानता था। नींद की टहनियों पर कांपती सुबह धीरे धीरे कमरे में उतर आई। धूप की चकतियां रोज की परिचित जगहों पर छितरा गईं। सुबह सुबह कितने ही लोग रवि से मिलने आ गए। मैनेजमेंट का दास चौधरी, पर्सनेल का मुखर्जी और श्रम विभाग का जे दारूवाला। शाम को क्लब में मिलने वाले लोगों का सुबह सुबह घर आना एक न बात थी। मीरा खुद किचन में व्यस्त रहकर शंकर के हाथ उन्हें चाय भिजवाती रही। रवि से कोई भी मिलने के लिए आए, किसी भी समय आए, चाय की मांग जरूर होती थी। नाश्ते से पहले 3 बार चाय जा चुकी थी, अब चौथी बार ट्रे तैयार हो रही थी। सब लोग ड्राइंग रूम में थे, पर लगता था
जैसे कहीं दूर बैठे बात कर रहे हों। विषय वही था, प्लांट के मजदूरों की हड़ताल। जे दारूवाला के हर दिन के मजाक उस समय उसकी जबान पर नहीं आ रहे थे। हकला भी वह रोज से ज्यादा रहा था। मुखर्जी बहुत कम बात कर रहा था, ज्यादातर आवाज दास चौधरी की ही सुनाई दे रही थी। जब रवि बोलता तो उसकी बात में शब्द कम और आंकड़े ज्यादा होते। आंकड़े आंकड़े आंकड़े, क्या बिना आंकड़ों के रवि कोई बात सोच ही नहीं सकता था। रा को लगता कि उससे प्यार करते वक्त भी वह मन ही मन चुंबनों की गिनती करता रहता होगा। तभी तो न उसका आवेश एक चरम पर पहुंचकर एकाएक रुक जाता था। इस बार चाय की ट्रे वह खुद बाहर ले गई। उसके आने पर पल भर के लिए बातचीत रुक गई। फिर रवि ने ही बात को आगे बढ़ाया। मुझसे पूछा जाए तो इसमें बहुत कुछ लंच के मीनू पर निर्भर करता है, उसने कहा। मीरा एक तरफ हटकर बैठ गई, जिससे उसकी उपस्थिति उनकी बातचीत के रास्त में न आए, और प्यालियों में चाय बनाने लगी। रवि की बात पर पहली बार सब लोगों के गले से हंसी फूटी। दारूवाला के सुर्ख चेहरे की लकीरें फैल गईं। दैट्स इट, उसने कहा। मेरा तजुर्बा भी यही कहता है कि जो काम वैसे बहुत मुश्किल नजर आते हैं, लंच का मीनू ठीक होने से वे आसान हो जाते हैं। मीरा ने प्यालियां उन्हें दे दी। मीनू की बात ने उसके मन में उत्सुकता जगा दी थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि रवि जो प्लेट में सामने पड़ी चीजों को कभी ध्यान से देखता भी नहीं, वह आज कैसे लंच के मीनू में इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है। दास चौधरी ने मीनू बताया तो रवि उसमें संशोधन करने लगा। मीरा स्थिर दृष्टि से उसके चेहरे की तरफ देखती रही। क्या सचमुच रवि रोस्ट मटन और रोस्ट चिकन के अंतर को महत्वपूर्ण समझता था? वापस किचन में पहुंचने तक वह इतना जान गई कि मालिकों और मजदूरों के झगड़े में मध्यस्थता करने के लिए कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, और दोनों पक्ष अपना अपना केस आज उसके सामने रखने जा रहे हैं। दोपहर को स्थानीय कांग्रेस के प्रधान के यहाँ उसकी दावत है। उसकी खाने का मीनू इस वक्त यहाँ तय किया जा रहा है। वह जब वहां से उठी तो रवि कह रहा था, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे पता है उसके मेदे को क्या चीज मुआफिक आती है। उद्धरण चिन्ह। लोगों के चले जाने के बाद रवि दफ्तर जाने के लिए तैयार हुआ तो मीरा ने पूछ लिया, देखो आज वहां कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? हड़ताल प्लांट में है, दफ्तर में नहीं, रवि ने कुछ उलझकर कहा। तुम नाहक परेशान होने लगती हो। उद्धरण चिन्ह। मीरा पल भर रवि के ऊंचे डीलडॉल को, कसे हुए भूरे सूट और नुकीले जूते को देखती रही। रवि को जब उसने अपने लिए पसंद किया था तो उसमें उसका ऊंचा डीलडॉल क्या एक बड़ा कारण नहीं था? उन दिनों रवि की जबान पर हर वक्त आंकड़े नहीं रहते थे और वह इतना उलझता भी नहीं था। तब वह एक डिग्री कॉलेज में साधारण लेक्चरर था, स्टील प्लांट में लेबर एडवाइजर नहीं। यह रंग तुम्हारे जिस्म पर बहुत खिलता है, मीरा ने आंखों की चोरी पकड़ जाने से कहा। रवि के माथे पर हल्की शिकन पड़ गई। तुम आज भी उन दिनों जैसी ही बातें करती हो, कहते हुए उसका निचला होंठ खास ढंग से सिकुड़ गया। इतने साल साथ रहकर भी तुम में जरा फर्क नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। मीरा की आंखें छलछला आईं। रवि जब ऐसी बात कह देता था तो वह अपने को उससे बहुत दूर महसूस करती थी। रवि के चेहरे का भाव उस फासले को और भी बढ़ा देता था। उस फासले को भरने की कोशिश उसे एक ऐसा झूठ लगता था जो वह 10 साल से लगातार अपने से बोल रही थी। रात दिन साथ रहकर भी वह फासला कम होने में नहीं आता था। जितना ही वह उसके नजदीक आती, फासले का एहसास उतना ही ज्यादा होता था। चलते वक्त अपनी फाइलें समेटते हुए रवि ने कहा, आज मैं लंच के लिए घर नहीं आऊंगा। शुक्ला जी के यहाँ आज रागकृष्ण की दावत है, मुझे भी वहां जाना है। उद्धरण चिन्ह। रागकृष्ण यहाँ आया है? हाँ, रवि घड़ी देखता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वह सर्किट हाउस में ठहरा है। हो सके तो तुम किसी वक्त उसे फोन कर लेना, नहीं तो वह बुरा मानेगा कि उसके यहाँ होने की बात जानते हुए भी तुमने उससे मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की। उद्धरण चिन्ह। मीरा भी उसके साथ साथ बरामदे में आ गई। रवि कार में बैठकर उसे रिवर्स में बाहर ले चला तो वह वहीं खड़ी से देखती रही। कार के निकल जाने पर कच्ची सड़क की धूल बरामदे की तरफ बढ़ आई। मीरा फिर भी खड़ी रही, जैसे कि धूल में घिर जाना ही उसका उद्देश्य रहा हो। अजदहे की शक्ल की एशट्रे में काफी राख और टुकड़े जमा हो गए थे। रवि किसी बात से उत्तेजित होता था तो उसके चेहरे से उतना पता नहीं चलता था जितना उसके लगातार सिगरेट फूंकने से। पिछले कुछ सालों में उसका सिगरेट पीना लगातार बढ़ता गया था। डॉक्टर का कहना था कि इसका उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। फिर भी वह सिगरेट पीना कम नहीं कर पाता था।
कभी कभी तो आधी रात को न जाने क्या सोचता हुआ वह बिस्तर से उठ पड़ता था और खिड़की के पास खड़ा लगातार एक के बाद एक सिगरेट फूंकता जाता था। मीरा ने एश ट्रे उठाकर झाड़ दी, फिर राख लगे हाथों को साबुन से धो लिया। एश ट्रे झाड़ते हुए उसे हमेशा लगता था जैसे वह भुरभुरी राख रवि के व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा हो, जैसे लगातार सिगरेट पीने से रवि का शरीर अंदर से वैसा ही हो गया। उसे रवि से सहानुभूति होती, पर उस सहानुभूति में एक तटस्थता भी रहती। ब्याह से पहले वह जिस तरह रवि के व्यक्तित्व के साथ घुल मिल जाने की बात सोचा करती थी, उसका आभास भी अब उसे अपने में नहीं मिलता था। अंतर से अंतर क्षणों में भी अपने को रवि से अलग, बिल्कुल अलग पाती थी। कभी उसे लगता कि ऐसा उम्र के बढ़ते सालों की वजह से है, पर इससे आगे के सालों की बात सोचक मन में और टीस जागती। कभी उसे लगता कि इसमें सारा दोष रवि का है, कभी लगता कि दोषी रवि नहीं, वह स्वयं है। रवि को लंच के लिए घर नहीं आना था, इसलिए उसे खाना बनाने का उत्साह नहीं हो रहा था। बहुत उत्साह पहले भी नहीं होता था, पर रोज की बंधी हुई लकीर वक्त पर उसे गैस के चूल्हे के पास ले जाती थी। शंकर के हाथ का खाना रवि को पसंद नहीं था, इसलिए दोनों वक्त का खाना वह अपने हाथ से ही बनाती थी। 2 आदमियों का खाना बनाने में देर भी कितनी लगती थी। कभी यह सोचकर भी उसके शरीर में झुरझुरी भर जाती कि इतने सालों से वह हर रोज दोनों वक्त 2 आदमियों का, सिर्फ 2 आदमियों का खाना बनाती आ रही है। जिंदगी की यह एक तादो एक बार तभी टूटी थी जब उसकी एबार्शन हुई थी और उसे अस्पताल जाना पड़ा था। शंकर को उसने दोपहर के लिए छुट्टी दे दी थी, इसलिए उसका पूरा वक्त खाली ड्राइंग रूम में अलसाते हुए बीता। 3 बजे के करीब शंकर लौटकर आया। उससे पता चला कि प्लांट के बाहर मजदूरों का बहुत भारी जमघट है। मजदूर इस तरह बेकाबू हो रहे हैं कि उनके नेताओं के लिए भी उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। कोई मिनिस्टर फैसला कराने के लिए बाहर से आए हैं, पर मजदूरों का एक बहुत बड़ा वर्ग उनकी मध्यस्थता स्वीकार करना नहीं चाहता। नेता लोग उन्हें समझा रहे हैं, पर मजदूरों का जोश अभी काबू में नहीं है। मीरा को इस सब में खास दिलचस्पी नहीं थी, फिर अकेलेपन की ऊब को कम करने के लिए वह यह सब सुनती रही। फिर अचानक उसे याद आया कि रवि ने जाते हुए रामकृष्ण को फोन करने के लिए कहा था। उसने वहीं सोफे से हाथ लंबा करके सर्किट हाउस का नंबर मिलाया। नाम और पूछने के बाद उसे बताया गया कि मिनिस्टर साहब अभी अभी बाहर से लौट कर आए हैं। होल्ड ऑन करें, तो उनसे पूछ लिया जाए कि वह इस वक्त बात कर सकेंगे या नहीं। 1 मिनट बाद उससे कहा गया कि मिनिस्टर साहब फोन पर हैं, वह बात कर ले। फिर उधर से रामकृष्ण की भारी आवाज सुनाई दी, कहूँ मीरा, क्या हाल है। मीरा को समझ नहीं आया कि वह क्या उत्तर दे। बातें सबकी सब जैसे एकाएक दिमाग से गायब हो गईं। उसे अजीब लगा कि आदमी के साथ कभी एक ही टीम में वह यूनिवर्सिटी की डिबेटों में हिस्सा लिया करती थी, आज टेलीफोन पर उसकी आवाज सुनकर वह एकाएक पथरा क्यों गई है। उसने कोशिश करके किसी तरह कहा, रवि ने आज सुबह बताया था कि आप आए हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एक लंच में रवि से मुलाकात हुई थी। उधर की आवाज पहले से भी भारी लगी। उसने बताया था कि तुम भी यहीं हो और शायद किसी वक्त फोन करोगी। उद्धरण चिन्ह। मीरा को अपने अंधेर दिमाग में टटोलते हुए अब भी कुछ कहने को नहीं मिल रहा था। पल भर के वक्फे के बाद उधर से आवाज आई, हेलो, आर यू ऑन द लाइन। हाँ हाँ, मीरा बोली, आप अभी 2-1 दिन रुकेंगे न यहाँ? मुझे रात के प्लेन से चले जाना है। उधर से सुनाई दिया, मगर उससे पहले किसी वक्त मिल सको तो बहुत अच्छा है। इधर 4-5 साल से तो तुम्हें देखा ही नहीं है। मैं शाम को खाली हूँ, 5 और 6 के बीच। चाय तुम यहीं आकर पियो। रवि के पास वक्त हो तो उसे भी साथ ले आना। उद्धरण चिन्ह। रिसीवर रखने के बाद मीरा का हाथ देर तक वहीं रुका रहा। जिस आदमी के साथ कितनी ही बार कॉलेज की कैंटीन में बैठकर चाय पी थी, आज उसी के साथ सर्किट हाउस में चाय पीना इतना अस्वाभाविक क्यों लग रहा था। पहले से आए हुए लोग अंदर बात कर रहे थे, इसलिए उसे बाहर के कमरे में इंतजार करने को कहा गया। सर्किट हाउस की इमारत उसके लिए अपरिचित नहीं थी। 2-1 बार पहले भी वह आ चुकी थी, पर उस वक्त वह जगह उसे बेगानी सी लग रही थी। रोशनदान से झांकती एक चिड़िया जैसे लगातार कोई सवाल पूछ रही थी, ची 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 चू 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 ची ची। लॉन में बिखरी अलसाई धूप फीकी पड़ रही थी। धूप की उदासी उसे अपने तन मन में समाती सी लगी, तो अपनी जगह से उठकर वह अलमारी के पास चली गई। अलमारी में सभी किताबें बहुत पुरानी थीं, अंग्रेजों के जमाने की खरीदी हुई। बरसों से शायद किसी ने भी न तो अलमारी को खोला था, न किताबों को छुआ था।
जिल्दों का सुनहरा रंग गर्द की परतों से मटियाला हो चला था। चमड़े में सफेदी उभर आई थी और गत्ते कागजों से चिपक गए से लगते थे। सालों की बास जैसे कांच की दीवारें लांघ कर बाहर आ रही थी। वहां से हटते हुए उसने दीवार घड़ी की तरफ देखा। दिए गए वक्त से 15 मिनट ऊपर हो चुके थे। साहब ने कहा है कि अभी 5 मिनट में बुला रहे हैं, उस दुबले से व्यक्ति ने आकर कहा जो उसे वहां छोड़ गया था। तब तक आपके लिए ठंडा या गर्म कुछ भेजूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मीरा ने अन्यमनस्कता से कहा और अपने में व्यस्त हो रही। वह खाली हूं तो मुझे पता दे दें। दीवारों पर लगी तस्वीरें भी शायद जॉर्ज पंचम के जमाने की थी। बिग बेन, सेंट पॉल्स, टेम्स का पुल। उसे लगा जैसे उस कमरे में जिंदगी बरसों से एक जगह पर रुकी है। वक्त को सन 40 के मॉडल की दीवार घड़ी ने अपने में बंद कर रखा है और की आवाज लगातार उस पर पहरा दे रही है। आइए, साहब बुला रहे हैं। दुबले व्यक्ति ने कुछ देर बाद फिर आकर कहा। वह चौंककर उसके साथ चल दी। बरामदे से गुजरते हुए उसने इस तरह हवा को अंदर खींचा जैसे जॉर्ज पंचम के जमाने की सारी गर्द अपने फेफड़ों से बुहार देना चाहती हो। रागकृष्ण हॉल के उस तरफ छोटे कमरे में था। हॉल में से गुजरते हुए मीरा को लगा कि कितनी ही आंखें एकटक उसे देख रही हैं। न जाने किसकी स काम से कितने कितने लोग वहां आकर बैठे थे। भीड़ में अचानक किसी परिचित व्यक्ति से नजर न मिल जाए, इसलिए वह आंखें नीची किए रही। छोटे कमरे का दरवाजा खुलते ही वह जल्दी से अंदर चली गई। रागकृष्ण ने उसे दे खाकर हाथ के कागज मेज पर रख दिए और उठकर उसकी तरफ बढ़ाया। वही उजला खादी का लिबास जो वह उन दिनों पहना करता था। लंबे चेहरे पर वही चमक, वही गोराई, वही आंखें ऑपरेशन के औजारों की तरह तीखी। आओ मीरा, उसने कहा। ज्यादा देर तो नहीं बैठना पड़ा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट। वह मुस्कराए। मुझे बहुत अफसोस है, पर किया क्या जाए। रागकृष्ण ने सोफे की तरफ इशारा कर दिया। वही स्ट्राइक वाला मामला फंसा हुआ है। लोग किसी भी तरह मानने में नहीं आते। आजकल लेबर के नखरे इतने बड़े हुए हैं कि कुछ पूछो नहीं। उद्धरण चिन्ह। मीरा बैठ गई। रागकृष्ण पास आ बैठा। तुम बहुत दुबली लग रही हो, उससे कहा। मैं दुबली लग रही हूँ? नहीं तो। मीरा ने अपने को थोड़ा समेट लिया। वह इतनी आत्मीयता के लिए तैयार नहीं थी। या कहो कि मुझे तुम्हारे उन दिनों के चेहरे की ठीक से याद नहीं रही। मीरा अंदर ही अंदर सकपका गई। क्या जरूरी था कि इस वक्त उनकी चर्चा की जाए? कह नहीं सकती, वह कुछ अटकती हुई बोली। 6-7 साल से वजन तो मेरा लगभग एक सा रहा है। मैंने वजन की बात नहीं कही। उद्धरण चिन्ह। मीरा को लगा कि रागकृष्ण की आंखें कैंटीन के दिनों की तरह उस वक्त भी उसकी आंखों से अपने को बचा रही है कि वह उसी तरह उन बचती आंखों का पीछा कर रही है। कहीं किसी तरह उन्हें अपनी पकड़ में ले आना चाहती है। यूं मेरा ख्याल है, देखने में भी मैं अब तक वैसी ही लगती हूँ, उसने कहा। अपना चेहरा आईने में देखती हूं ना। मीरा और सकपका गई। मुझे तो नहीं लगता कि मुझमें कोई खास फर्क आया है। हाँ, जिस तरह का फर्क आना चाहिए उस तरह का फर्क नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। मीरा को लगा कि अब रागकृष्ण की आंखें बचने की जगह उसकी आंखों का पीछा कर रही हैं। मतलब? उसने पूछ लिया। मतलब कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह रहा था। शायद इसलिए कि मन में कहीं ख्याल था कि दो एक बच्चे अच्छे हो जाने से अब तक तुम मुटिया गई होगी। मीरा को अपना गला खुश्क होता जान पड़ा। सहसा कोई भी बात उसके होंठों पर नहीं आई। बेराई तभी चाय की ट्रे लेकर आ गया, इसलिए वह कुछ कहने से बची रही। लौटकर घर आते हैं। मीरा ने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया। उससे पहले शंकर से कह दिया कि रात का खाना वही बना ले। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यह भी कि साहब आए तो भी उसे न बुलाया जाए, वह कुछ देर सोना चाहती है। मगर कमरा बंद करके वह लेटी नहीं। पलंग की पीठ पर हाथ रखे काफी देर चुपचाप खड़ी रही। उसे लग रहा था कि उसके दांत दर्द कर रहे हैं, माथा दर्द कर रहा है, आंखें दर्द कर रही हैं। गले से नीचे सांस की नली में भी उसे दर्द महसूस हो रहा था। नाभि के दाईं तरफ एक गांठ सिपट गई लगती थी, जैसे किसी ने उस हिस्से को मुट्ठी में कस लिया हो और जोर से भींच रहा हो। अपने आप से सामने बिस्तर पर बिखरे कपड़ों से और कोने में रव की टेबल पर रखे कागजों से जॉर्ज पंचम के जमाने की चिपचिपी किताबों की बू आ रही थी। लग रहा था कि वह बू उसकी सांसों में और रोम रोम में समा गई है। बू के मारे एक चिड़िया पंख फफड़ाती हुई पास ही कहीं तफ रही है। चीची चू 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 ची चीची चीची। खिड़की के बाहर शाम गहरा कर रात में घुल रही थी। पेड़, पत्ते, घास, सड़क और सड़क पर चलते लोग सब स्याह धूल की परतों में उझल होते जा रहे थे। हवा से पत्ते सरसराते तो सारे शरीर पर नाखून से रेंगने लगते।
कच्ची सड़क पर आती मोहरों की बत्तियां दूर से अपने को घूमती हुई लगती। मैदान के उस तरफ पुरानी बस्ती के घर ऐसे लग रहे थे जैसे शराब पीकर औंधे पड़े हों। सिर चकरा रहा था और उसे लग रहा था कि अभी उसे क्या होने लगेगी। उसने साड़ी निकाल दी और माथा पकड़ बिस्तर पर बैठ गई। हर आहट से मन चौंक जाता कि रवि आ गया है और अभी दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। कोशिश करके अपने को समझाना पड़ ताकि रवि के आने से पहले बाहर कार का हॉर्न सुनाई देगा, फिर कार अंदर आकर रुकेगी, फिर दरवाजा बंद होने के साथ रवि की आवाज सुनाई देगी, शंकर। उद्धरण चिन्ह। हर बार यह विश्वास हो जाने पर कि रवि अभी नहीं आया, मन को कुछ सहारा मिलता। अंदर और बाहर की हर आहट से वह बची रहना चाहती थी। रवि से या किसी से भी बात करने से पहले वह वक्त चाहती थी। अभी काफी और वक्त, इतना कि कम से कम उसके बीतने में सुबह हो जाए। उसका दायां हाथ सरक कर कंधे पर आ गया, वहां जहां रागकृष्ण ने कुछ देर पहले उसे छुआ था। उसे लगा कि रागकृष्ण की गर्म सांस अब भी उसके गाल को चुनचुना रही है। उसके होंठों से निकलते शब्द अब भी कानों में लकीरें खींच रहे हैं। कितनी बार सोचता हूँ, मीरा, कि तब मैंने कितनी गलती की थी। खामखा झूठे आदर्शवाद में पटकर तुम्हें और अपने को छलता रहा कि वह जिंदगी मेरे लिए नहीं है जो तुम मुझे देना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। रागकृष्ण का हाथ कंधे से हटाकर अपने होंठों पर झुके उसके होंठों से बचकर वह एकाएक उठ खड़ी हुई थी। रागकृष्ण कुछ देर अपनी जगह से हिला नहीं था, वहीं बैठा चुपती नजर से उसे देखता रहा था। मेरी बात से तुम्हें चोट पहुंची है? उसने पूछा था। तब तक उसने अपने को थोड़ा संभाल लिया था और मेज के सहारे खड़ी होकर बालों की पिनें ठीक कर रही थी। मुझे अब चलना चाहिए, उसने कहा था, रवि के आने का वक्त हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। रवि को यह पता तो है कि तुम यहाँ आए हो? रागकृष्ण को चटकते स्वर में बोला था, अभी कुछ देर पहले वह यूनियन के नेताओं के साथ यहीं था। घर पहुंचने में आज उसे काफी देर हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। फिर भी मुझे चलना चाहिए। रूमाल से मुंह और माथे का पसीना पोंछते हुए उसने कहा था, घर पर खाना मैं खुद बनाती हूँ, आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। रागकृष्ण अपनी जगह से उठा तो उसे लगा उसके पैर डर के मारे जमीन से चिपक गए हैं। आज बहुत थका हुआ था। रागकृष्ण ने कहा, सोचा था तुम आओगी तो कुछ देर थोड़ा रिलैक्स कर लूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि इस जिंदगी में रात दिन कितना तनाव मन में रहता है। उद्धरण चिन्ह। वह ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी कि कब और कैसे रागकृष्ण के होंठ उसके होंठों से आ मिले थे। उसने जोर से चीखना चाहा था, पर गले से आवाज नहीं निकली थी। मुझे जाने दीजिए, सिर्फ इतना कहकर और उसकी बाहों से अपने को अलग करके जल्दी से वह बाहर चली आई थी। यह ध्यान भी उसे बाद में आया था कि अपना रूमाल और पर्स वह उस कमरे में ही भूल आई है। गांठ कस रही थी और शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। मन हो रहा था कि बाकी कपड़े भी जिस्म से उतार दे और जाकर शॉवर के नीचे खड़ी हो जाए। घंटा 2 घंटे फुहार को अपने ऊपर लेती रहे, जिससे जिस्म का एक एक हिस्सा एक एक मुसाम सीज जाए और उसमें उस सीजन के अलावा कुछ भी महसूस करने की शक्ति न रहे। साथ ही एक नामालूम सा डर उसके रोए रोए में कांप गया। यह सांस सांस में उभरती जलन, यह कसती गांठ में बसा हुआ दर्द। आज तक क्या कभी उसका शरीर पसीने से इस तरह भीगा था? शरीर सुन्न होता सा लगा तो उसने जैसे रसे सिहरकर दरवाजे की चटखनी खोल दी। ड्राइंग रूम की बत्ती जल रही थी। जल्दी से उसने शरीर को साड़ी में लपेट लिया। मन में बहुत अचंभा हुआ, रवि कब आया और कब ड्राइंग रूम में सोफे पर लेटकर किताब पढ़ने लगा। तक के बाहर गाड़ी का हॉर्न क्यों सुनाई नहीं दिया? अंदर आकर उसने शंकर को आवाज क्यों नहीं दी? तकिए का सहारा लेकर वह बिस्तर पर लेटने जा रही थी कि रवि के जूते की आवाज बहुत पास सुनाई दी। अंदर आकर भी रवि ने बत्ती नहीं जलाई थी। कैसी तबीयत है? उद्धरण चिन्ह। उसने बिस्तर पर पास बैठकर पूछा। स्वर में वही उदासीनता थी जिससे वह 10 साल से लड़ती आ रही थी। मन में शायद अब भी रवि दफ्तर की स्ट्राइक की आंकड़ों की बात सोच रहा था। ठीक नहीं है, उसने फुसफुसा कर कहा और रवि के कंधे का सहारा ले लिया। सिर उसका रवि की छाती पर झुक गया। डॉक्टर को दिखाना चाहोगी? फिर सवाल, पर वह जानती थी कि रवि के किसी सवाल का अर्थ निश्चयात्मक नहीं होता। उसकी सांस तेज हो गई। सिर झुककर रवि की छाती पर और नीचे आ गया और उसके होंठ उसके सीने के बालों को सहलाने लगे। मुझे अभी फिर जाना होगा, रवि ने कहा, रागकृष्ण को एयरपोर्ट पर सी ऑफ करना है। उद्धरण चिन्ह। मीरा ने सिर उसकी छाती से हटा लिया और तकिए में मुंह छिपाकर पड़ रही। कहो तो पहले डॉक्टर को बुला दूं? रवि बात करता रहा, नहीं तो आते हुए साथ लेता आऊंगा।
राधाकृष्ण ने मेरे आंकड़ों के आधार पर ही झगड़े का निपटारा किया है। सबसे कहता रहा कि हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। उद्धरण चिन्ह। मीरा ने चादर ओकर जैसे अपने को ओट में कर लिया। तुम्हें जाना है, जाओ, उसने कहा, मेरी तबीयत ऐसी ज्यादा खराब नहीं है। तुम्हारे लौटने तक शायद ठीक भी हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। रवि ने उसकी बाह को हल्के से थपथपा दिया और वहां से चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। बत्ती जला दूं? उसने चलते चलते पूछा। नहीं, रहने दो, मीरा ने करवट बदल ली, जरूरत होगी तो शंकर से कहकर जलवा लूंगी। उद्धरण चिन्ह। रवि के जूते की आवाज ड्राइंग रूम से होकर बाहर चली गई। कार का दरवाजा खुलकर बंद हुआ। कार के पहिए कच्ची सड़क पर दूर तक आवाज करते रहे। मीरा तकिए में सी रच छिपाए कल्पना में देखती रही, पहियों के नीचे कुचलती सड़क। व्याकुल होकर पनाह के लिए इधर उधर चक्कर काटती धूल। पीछे पेड़ों की घनी रेखाएं, दूर नई बस्ती के घरों की बत्तियां, और उसके पीछे फौलाद की भट्ठी का तांबई आकाश। स्ट्राइक खत्म हो गई थी। 4 दिन में भट्ठी फिर जल उठेगी। मीरा ने सिर उठाया और तकिए में अपने सिर से बने निशान पर हाथ रखे आकाश में वह जगह ढूंढने लगी जहां सुबह सुबह एक सितारा चमकता देखा था। यह सोचकर उसकी उदासी गहरी हो गई कि भट्ठी जलने के बाद वह अब फिर वहां दिखाई नहीं देगा। कभी, किसी भी सुबह। तलुओं में सुबह की घास और शबनम की ठंडक ताजा हो आई। मन हुआ कि कुछ देर फिर उसी तरह घास पर टहले, वहां से खुले आकाश को देखे। अभी 3-4 रातें तो पश्चिम में सितारों की चमक देखी ही जा सकती थी। साड़ी ठीक से बांधकर उसने बालों में पिने फिर से लगाईं। चलते चलते आईने में अपने पर एक नजर डाली और रब बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। ड्राइंग रूम उस वक्त उसे और दिनों से भी खुला और बड़ा लगा। अजदहे की शक्ल की एशट्रे में कितनी ही सिगरेटें बुझी हुई थीं और वहीं पास में तिपाई पर उसका पर्स और रूमाल रखा था। इससे पहले कि वह शंकर से पूछती, शंकर ने खुद ही उसे बता दिया, सर्किट हाउस का चौकीदार ये चीजें दे गया था। उद्धरण चिन्ह। मीरा पल भर उन चीजों को देखती रही, फिर बरामदे से होकर बाहर लॉन में आ गई। आते हुए शंकर से कह आई, देखो, पर्स उठाकर अलमारी में रख दो, और रूमाल को धोबी के कपड़ों में डाल देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।